ओके, बट बिफोर आई गो फर्दर, आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जो डाउट्स पूछते हैं, डाउट्स भी मैं क्लास में सॉल्व कर लूंगा। ये एक डाउट है विच इज आस्क्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स। इस डाउट में खाली यही है कि देखो आपको काफी सारे रेजिस्टेंसेस दिख रही हैं। इज इट वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये देखो ये ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है। So we need to calculate the total resistance between points A and B. ठीक है, और ये 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लो। आई थिंक ये आकांक्षा का डाउट है। आकांक्षा, आर यू देयर इन दिस क्लास? यस सर। क्या डाउट है ये? हाँ सर। ठीक है, जिसका डाउट है वो होना चाहिए एटलीस्ट क्लास में। ओके, सी ये है। अब देखो इसमें ये जो है इट्स अ ओपन ब्रांच, यहाँ से कभी करंट जा ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ से ओपनिंग है उसकी। इसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे। नेवर एनी करंट विल गो थ्रू दिस। इसको रिमूव कर दिया। ये भी ओपन ब्रांच है, देखो यहाँ से करंट जा ही नहीं सकता। कहाँ जाएगा? ओपन है, ये निकल गया। ठीक है, तो फॉरगेट दिस। अब देखो जैसे मैं ऊपर करूंगा वैसे ही नीचे है, जैसे मैं राइट साइड करूंगा वैसे ही लेफ्ट साइड है। ये सिमेट्री है। ऊपर जो मैं बताऊंगा वही नीचे लगेगा, जो राइट साइड बताऊंगा वही लेफ्ट साइड में लगेगा। ठीक है, अब देखो ऊपर ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, सो इट विल बी R plus R, that is 2R. This 2R will be in parallel with this R. ये दोनों पहले सीरीज में ले लो, it will be 2R. वो जो 2R आएगा it will be in parallel with this R. तो कौन कौन पैरेलल में आएगा? 2R will be in parallel with R. ये जब आप लोगे ना तो इनका आंसर आएगा 2/3 of R. पैरेलल कॉम्बिनेशन ये आएगा 2/3 of R. सो ये जो तीनों रेजिस्टेंस है ना, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, दिस ट्रायंगल कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस वन 2/3 of R. तो मैं वही अभी कर रहा हूं, देखो आई एम रिप्लेसिंग दिस ट्रायंगल बाय दिस वन 2/3 of R. ओके, अब देखो नीचे भी मैंने बोला वही होगा, नीचे जो ट्रायंगल है उसमें भी वही होगा सेम, नीचे भी वही आएगा 2/3 of R. अब चलो लेफ्ट साइड वाला कर लेते हैं। ये तीनों रेजिस्टेंस दिख रही हैं आपको, ये तीनों एक दूसरे के साथ देखो पैरेलल में। तीनों रेजिस्टेंस की एक एंड पॉइंट ऊपर है और नीचे की जो एंड पॉइंट्स है वो भी आपस में जॉइंड है। दीज 3 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। R, R एंड R तीनों पैरेलल में, तो इनका जो टोटल आएगा ना वो R/3 आएगा। टोटल विल बी R/3। ये देखो मैं यहाँ पे टोटल बना रहा हूँ, देखो R/3। देख लेना। लेकिन ये कनेक्ट कैसे होगा R/3? देखो ये टोटल रेजिस्टेंस इनका R/3 है, उसका एक एंड जो है ना आप इधर कनेक्ट करो, मतलब ये ट्रायंगल के साथ ऐसे, और इनका जो दूसरा एंड है ना वो अल्टीमेटली एक हो जा रहा है ऐसे ऐसे, मतलब ठीक है, इट्स समवॉट लाइक दिस। तीनों को इधर एक ही लगा दो। इधर जो मैंने लेफ्ट साइड किया वैसे ही देखो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि राइट साइड भी वैसा ही होगा ऑलमोस्ट। राइट साइड भी ये देखो इट विल बी R/3। ये एंड को ही आपने B नेम देना है, और इसका जो R/3 का जो नीचे वाला एंड है वो इधर जाएगा, इधर, ये देखो इधर। ठीक है, तो दिस सर्किट कैन बी सिंप्लीफाइड दिस वे। अब तो ये बहुत इजी है। ये R/3 और ये 2R/3 दिख रहा है क्या? ये दोनों सीरीज में बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, तो ये दोनों ऐड होंगे। इट्स लाइक 2/3 + 1/3, 2/3 + 1/3, 1 आता है। इन दोनों का तो ऐड करो, दे आर इन सीरीज, द रेजिस्टेंस विल बिकम R बिटवीन A एंड B। अच्छा, नीचे वाले ये दोनों रेजिस्टेंसेस देखो, ये दोनों वाली, ये दोनों भी सीरीज में है बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, तो ये दोनों भी ऐड होंगी अगेन R/3 + 2R/3, मतलब 1/3 + 2/3, इट इज सिंपली R बिटवीन A एंड B लाइक दिस। बस अभी तो कुछ बात ही नहीं है, ये दोनों आपस में पैरेलल में, R एंड R इन पैरेलल, दोनों इक्वल हैं, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा बोलो? R पैरेलल विथ R, R/2। यस, सी ऑप्शन सीम्स करेक्ट। आकांक्षा आप चेक कर लेना, सी ऑप्शन ही रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ सर, एक्चुअली मैंने बाकी 2/3 वो जो चारों रेजिस्टेंस है मैंने चारों को एक साथ सीरीज में लिया था, तो 2R आया। ये चारों कैसे सीरीज में आएंगे? 2 सीरीज में और नीचे वाले 2 सीरीज में। ठीक है, अच्छा, वेरी क्लियर योर डाउट? डाउट क्लियर?
यस सर, थैंक यू। चलो, अब स्टूडेंट एक और डाउट किसी स्टूडेंट ने पूछा है जो मैं कल कराऊंगा, इनफाइनाइट लैडर वाला, इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस आर देयर इन, वो भी आकांक्षा आपने पूछा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस नो? नहीं सर, मैंने नहीं पूछे। ठीक है, कोई एक और डाउट है, हम लोग कल सॉल्व करेंगे वो। ठीक, आज आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर वी वर डिस्कसिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, याद है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया। सो द चैप्टर दैट इज गोइंग ऑन, हमारा चैप्टर जो चल रहा है, इट इज रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स चल रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम वी डिस्कस दैट वन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। उससे पहले सेंटर ऑफ मास डिस्कस हुआ था। आज आगे बढ़ेंगे, विल गो फॉर सम अदर टॉपिक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टॉर्क, और टॉर्क का थोड़ा करने के बाद वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट एंगुलर मोमेंटम। ये टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपने ये सीखा था कि अगर कोई रोटेटिंग बॉडी है, लेट्स सी दिस इज अ रोटेटिंग बॉडी, अगर कोई रोटेटिंग बॉडी है तो एवरी रोटेटिंग बॉडी हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हर रोटेटिंग बॉडी का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट अ गिवन एक्सिस, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम एज मास, जो मास का रोल होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, ये मालूम है, ठीक है। तो ये रोटेटिंग बॉडी है, लेकिन बॉडी का रोटेशन स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट द रोटेशन ऑफ द बॉडी, टॉर्क की जरूरत पड़ती है, ठीक है। रोटेशन को स्टॉप करने के लिए भी वी आल्सो नीड अ टॉर्क, ठीक है। टॉर्क कैसे कैलकुलेट होता है, आपको फॉर्मूलाज याद होंगे आई एम श्योर, एक बार बता दो हाउ टू कैलकुलेट द टॉर्क। थिंक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सी, और ये फोर्स है that you are applying. So this is a force that you are applying on the rotating body, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बॉडी की। पहली पॉइंट तो ये है कि जो फोर्स है ना, फोर्स शुड बी स्लाइडली अवे फ्रॉम द एक्सिस। याद करो, बताया था ये, फोर्स जो है एक्सिस से अवे होना चाहिए। इफ द फोर्स इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ना, सच फोर्स कैनॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट इन द रोटेशन। रोटेशन के लिए फोर्स से ना थोड़ा एक्सिस से दूर होना चाहिए। ये देखो डायग्राम में, अभी एक्सिस और ये फोर्स दोनों एक दूसरे से अलग है, बोथ आर सेपरेट। तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, whatever smallest distance is there between them, वो सपोज r है, that is r। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, जिसको मैंने क्या बोला, r बोला है, इस r को बोलते हैं मोमेंट आर्म। ये सब बताया हुआ है पहले भी, ठीक है। तो ये r और f को आप मल्टीप्लाई कर लो, दिस r मल्टीप्लाई विथ f। रिमेंबर r इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो r और f को मल्टीप्लाई करो, दैट इज नथिंग बट टॉर्क। याद है, टॉर्क यही होता है, r प्रोडक्ट विथ f। अगर आप ये r जो है शॉर्टेस्ट वाला लेंगे, यू टेक अ शॉर्टेस्ट r, तो आपको यहाँ पे साइन थीटा वगैरह उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, सिंपली rf हो जाएगा। बट सपोज ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने बोला r, ये गिवन ही नहीं है, डिस्टेंस ये गिवन है, ये वाला r डैश। अब ध्यान से देखो तो r डैश इज नॉट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, r डैश थोड़ा बड़ा डिस्टेंस है। तो r डैश को सपोज मैं आगे एक्सटेंड करूं और फोर्स को भी मैं आगे एक्सटेंड करूं, ठीक है। ये दोनों के डायरेक्शन है r और f के। r और f के बीच में जो एंगल बन रही है, ये वाला एंगल दिख रही है, ये एंगल है थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ r डैश एंड डायरेक्शन ऑफ f। अगर r डैश आपको लेना है तो फॉर्मूला बने, क्या बनेगी, फॉर्मूला ये बनती है, r डैश इफ यू टेक इट्स f sin थीटा। तो मतलब अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं ले पा रहे हो, कोई और डिस्टेंस आप ले रहे हो एक्सिस और f के बीच में, तो फिर थीटा भी आएगी, थीटा साइन थीटा विल कम। थीटा इज एंगल बिटवीन r डैश एंड f। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सपोज r डैश एक वेक्टर है एंड f भी एक वेक्टर है, तो वी कैन से दैट टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड f। टॉर्क क्या बैठेगा, टॉर्क विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड f। आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करके यहाँ पे साइन आता है, ठीक है। सो टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड f।
ठीक है। आर को यहां पर भी आप आर को मूवमेंट आर्म बोल सकते हो, ऐसा कुछ रूल नहीं है। एनी आर विच यू कैन सी इट्स कॉल्ड एज मूवमेंट आर्म, जो भी आर गिवन है उसको मूवमेंट आर्म बोल सकते हैं। टॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म, ठीक है। टॉर्क का अगर मैं डायरेक्शन बताऊं, डायरेक्शन एक्चुअली में देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब ओके सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया इंटरनेट में। ओके हाँ, सो टॉर्क की ये फॉर्मूला याद रखो, आर क्रॉस एफ, ठीक है। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला यही है टॉर्क की। नेक्स्ट, टॉर्क की एक और फॉर्मूला प्रूफ हो सकती है, टॉर्क इज आल्सो गिवन बाय आई इनटू अल्फा, याद है? अगर कोई रोटेटिंग बॉडी है ना, रोटेटिंग बॉडी के लिए टॉर्क इज गिवन बाय आई इनटू अल्फा। अच्छा, आपका ये वीडियो पॉज होने से पहले मैं ये आपको टॉर्क का डायरेक्शन समझा रहा था, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इन केस इफ यू वांट टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो वो कैसे होता है, ध्यान से देखो। सिंस टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, तो क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड से ही इसका डायरेक्शन मिलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको याद होगा, इफ इट इज ए क्रॉस बी, तो राइट हैंड थंब रूल से हमको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मिलता है। राइट हैंड से हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल में वी विल कीप आवर फिंगर्स ऑन आर बार, then we will turn our fingers from R to F, थंब से टॉर्क का डायरेक्शन मिलता है, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ। अब उसे करोगे ना तो कभी भी क्या होता है, जो टॉर्क का डायरेक्शन है ना अलोंग द एक्सिस ही आता है। टॉर्क इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, ऑलवेज। टॉर्क हमेशा एक्सिस के डायरेक्शन में आता है, इसलिए अगर कोई वेक्टर है जिसका डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस आता है, तो ऐसे वेक्टर को एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ही आएगा और कहीं नहीं आ सकता। अलोंग द एक्सिस इट मे बी अबव और इट मे बी बिलो, ऊपर या नीचे दोनों हो सकता है, लेकिन अलोंग द एक्सिस ही आता है टॉर्क का डायरेक्शन। थोड़ी देर के बाद मैं आपको वो सारे वेक्टर्स बता दूंगा जिनका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस आता है, कुछ देर के बाद बताऊंगा मैं ऑल द वेक्टर्स विच आर अलोंग द एक्सिस ओनली। टॉर्क इज वन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉर्क की एक और फॉर्मूला है आई अल्फा, ये फॉर्मूला मैं डिराइव नहीं करूंगा, आपको टेक्स्ट बुक में करवाई गई थी डिराइव। टॉर्क इज आई इनटू अल्फा। दिस फॉर्मूला टॉर्क इक्वल आई अल्फा, इट प्लेज द सेम रोल एज प्लेड बाय दिस फॉर्मूला एफ इक्वल एम ए। ये दोनों सिमिलर फॉर्मूलाज हैं। जो फोर्स का रोल होता है ट्रांसलेशनल मोशन में, सेम रोल इज प्लेड बाय टॉर्क इन द रोटेशनल मोशन। एम का जो रोल है वो आई प्ले करता है। A is a linear acceleration, उसका रोल अल्फा प्ले करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर ये F इक्वल ma को अगर मैं देखूं, F इक्वल ma,
इसमें अगर F0 हो जाए, इफ यू आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन अ बॉडी, F0 है, तो एक्सेलरेशन बॉडी की 0 आती है। ठीक है, यहां पर भी वैसे ही है, अगर टॉर्क 0 होगा ना तो अल्फा 0 होगी, मतलब बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगी एंगुलर। रिमेंबर, अगर टॉर्क 0 है तो एक्सेलरेशन 0 आती है। टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग एक्सेलरेशन, टॉर्क ही नहीं है तो वह एक्सेलरेशन भी नहीं आएगी ना। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला सिमिलर है। सो गॉट द फॉर्मूलाज ऑफ टॉर्क नाउ। हाँ, तो एक फॉर्मूला भी याद रखो, टॉर्क इज आल्सो गिवन बाय आई अल्फा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अल्फा की फॉर्मूला ऐसे होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, याद है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। इसी को अगर आप थोड़ा रीअरेंज करोगे ना, इस सेम फॉर्मूला को आप थोड़ा रीअरेंज करो तो इट इज अल्फा इंटू टी, राइट, इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, तो माइनस ओमेगा 1 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करो, इट बिकम प्लस ओमेगा 1, ये फॉर्मूला बनेगी, राइट। दिस फॉर्मूला इज वेरी सिमिलर टू दिस फॉर्मूला, याद आ रहा है? ये दोनों सिमिलर है। इज इट काइनेमेटिकल इक्वेशंस, राइट? इट्स नोन एज काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन आपको दिख रही है, इट्स अ काइनेमेटिकल इक्वेशन in the rotational motion, and this is kinematical equation for translation motion. Similarly आगे वाली kinematical equations भी बन सकती है। You know that S is equal to ut plus half at square. तो anybody knows ये फॉर्मूला रोटेशन में कैसे बनेगी? How this formula will convert for rotation motion? मालूम है किसी को? बताया था ये भी, थीटा इज इक्वल्स टू S की जगह थीटा आएगा। S is a displacement, theta is an angular displacement. हाँ, ओमेगा 1 t प्लस हाफ अल्फा टी। याद रखो ये फॉर्मूला स्टूडेंट। जैसे हमने देखो फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव की, इसमें से मैंने फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव की, वैसे आगे की भी डिराइव हो सकती है। ठीक है, ये भी मालूम होगा आपको। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर। ठीक है, देख लो। ओके, मेक इट वेरी क्लियर। सो एक काम करेंगे स्टूडेंट, अभी तक जो समझा है आई होप आपको क्लियर है। टॉर्क और ये फॉर्मूलाज मैंने समझाई है अभी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं टॉर्क के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार जेईई और नीट में पूछा गया है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉर्क के ऊपर। ठीक है, लेट्स ट्राई वन न्यूमेरिकल नाउ ऑन द टॉर्क। राइट ऑन दिस न्यूमेरिकल। ओके, शैल वी स्टार्ट? ठीक है, लिखो, a uniform ladder of mass 10 kilogram, uniform ladder of mass 10 kilogram is resting against a smooth wall, resting against a smooth wall, making 53 degree angle with wall, making 53 degree angle with wall, full stop. Find the normal reaction and frictional forces. Find normal reaction and frictional forces that floor exerts on the ladder. Find normal reaction and frictional forces that floor exerts on the ladder. That floor exerts on the ladder. Yes, sir.
ओके ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन लिखा सबने? वेरी क्लियर? सर आपने मास क्या बोला था, मास लैडर का? 10 किलोग्राम, लैडर का मास 10 किलोग्राम है। ठीक है स्टूडेंट, लुक एट दिस डायग्राम। डायग्राम गिवन नहीं है, हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज ये वॉल है किसी रूम का, एंड जो नीचे हॉरिजॉन्टल दिख रहा है वो फ्लोर है। एक बार बताओ, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। इज इट वॉल के लिए लिखा है कि स्मूथ वॉल है? स्मूथ? यस सर। देखो वॉल स्मूथ हो रहा है, इसका मतलब है वॉल पे फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा। फ्रिक्शन इज नॉट एक्टिंग ऑन द वॉल क्योंकि वो स्मूथ है। बट फ्लोर जो है वो रफ है, ठीक है? तो फ्रिक्शन जो होगा तो वो फ्लोर पे एग्जिट करेगा, मतलब फ्लोर के पास होगा फ्रिक्शन। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग लैडर को ड्रॉ करेंगे। लैडर के लिए क्या करेंगे, सिंपल एक लाइन ही ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ये देखो ये लैडर है, ठीक है? लेटर का जो लेंथ है वो भी गिवन नहीं है, लेकिन लेटर का जो मिड पॉइंट होगा, सी दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लेटर। सपोज थिंक ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से इसका mg फोर्स ऐसे एक्ट होगा ना, दिस विल बी mg। ये कहां से एक्ट होगा? मिड पॉइंट से, क्योंकि मिड पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास से ये पूरा वेट शो करेंगे। सो एक बात बताओ, लेडर का लेंथ तो गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मिड पॉइंट है। सो अगर मैं इसको l ले लूं, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज लेट्स से l, तो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस भी l ही होगा ना। ये तो लेटर की जो टोटल लेंथ होगा जाएगी वो 2l हो जाएगी। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है? अब देखो हम लोग अभी ये करेंगे कि विच आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस लेडर, वो हम लोग देखेंगे। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लेडर, ये देखो यहां से जो फ्लोर है ना, फ्लोर विल एक्सर्ट नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन आपको मालूम है क्या होता है? फ्लोर विल एक्सर्ट नॉर्मल रिएक्शन ऑन द लेडर। देखो ये जो N1 फोर्स दिख रहा है ना, ये लेडर पे एक्ट हो रहा है बाय द फ्लोर। ऐसा नहीं है कि ये फोर्स खाली लेडर पे एक्ट होता है। ये जो फोर्स है N1 वो फ्लोर पे भी एक्ट होता है, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लोर। हमारा इंटरेस्ट खाली लेडर के ऊपर है, तो लेडर पे ये N1 ऐसे लगेगा, ठीक है? सिमिलरली यहां से देखो ऐसे N2, it's a force exerted by the wall on the ladder. It's also normal reaction. ये वॉल के ऊपर देखो नॉर्मल है, it's perpendicular on the wall. N2, ठीक है? अभी फ्रिक्शन की बारी आती है। फ्रिक्शन कैसे करेंगे देखो। एक बार बताओ स्टूडेंट, ये जो लैडर है रेस्ट पे है कि मूविंग है? एक्चुअली रेस्ट पे, राइट? स्टैटिक। रेस्ट, हाँ इट इज एट रेस्ट। तो एक बात बताओ, ऑल द अपवर्ड फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड बाय डाउनवर्ड फोर्सेस। तो यहाँ पे देखो कुछ फोर्सेस अपवर्ड दिख रहे हैं, कुछ फोर्सेस डाउनवर्ड दिख रहे हैं। N1 is upward, mg is downward, so they can balance. Similarly, all the forces in the left direction must be balanced by forces on the right direction, right? Left और right भी balance करेंगे। तो लेफ्ट में एक फोर्स मेरे को दिख रहा है N2. N2 is a force in the left direction, लेकिन N2 को बैलेंस करने के लिए राइट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन राइट साइड लगेगा ना, ऐसे देखो। फ्रिक्शन आपको जज करना पड़ता है। फ्रिक्शन आपको याद है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना, फ्रिक्शन एडजस्ट कर लेता है। तो फ्रिक्शन ऐसे आएगा, ये देखो दिस इज फ्रिक्शन, लुक एट इट। यस ओम आप करेक्ट हो, ठीक है? ओम बोल रहा है कि सर ये जो फ्रिक्शन है ना F, वो N2 के इक्वल होगा। यस इट इज करेक्ट। N2 मस्ट बी बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शन। N2 जो है ना वो फ्रिक्शन के इक्वल होगा। और एनीबॉडी N1 किसके इक्वल होगा? mg। ठीक है। सो एक बात था, M तो मालूम है ना आपको, M इज अ मास ऑफ द लैडर, 10 किलोग्राम है। G को भी 10 ले लो फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये देखो ये M जो है इट इज 10 किलोग्राम, G इज ऑल्सो 10, तो 100 हो गया ना न्यूटन। ये देखो 100 न्यूटन इज द वेट ऑफ दिस लैडर, N1 भी 100 न्यूटन हो गया। तो चलो देखो N1 तो मिल गया, बाकी मेरा काम है फ्रिक्शन निकालना। क्वेश्चन में यही बोला है N और फ्रिक्शन निकालो। फ्रिक्शन निकालेंगे तो N2 भी मिल जाएगा, क्योंकि N2 और F आपस में इक्वल है। N2 और F निकालना बाकी है अभी, ठीक है? वो कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी फोर्सेस को मैंने इक्वल लिया है। देखो
वर्टिकल फोर्सेस आर इक्वल, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर इक्वल, मतलब फोर्सेस को इक्वल लिया है। अब हम लोग टॉर्क पे जाएंगे, ठीक है। नाउ वी नीड वन मोर कंडीशन, टॉर्क की कंडीशन चाहिए, ठीक है। देखो एक बात बताओ, सपोज ये जो लैडर है इसका जो बॉटम पॉइंट है, बॉटम को मैं नेम देता हूं ए, और जो टॉप पॉइंट है उसको नेम देता हूं बी, ठीक है। यहाँ पर कुछ 53 डिग्री की एंगल बोली गई है ना, वो ये एंगल है, देखो दिस इज 53 डिग्री, दिख रहा है, दिस इज 53, ओके। अब एक बात, ये जो लैडर है वो रेस्ट पे है, अगर लैडर रेस्ट पे है मतलब लैडर रोटेशन भी नहीं कर रही है, रोटेशन नहीं हो रहा है, इसकी जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, जीरो है। तो अगर ये रोटेशन भी नहीं कर रही है तो आई विल से टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस लैडर विल बी जीरो। लेकिन जब आप टॉर्क कैलकुलेट करते हो ना तो एक फिक्स्ड पॉइंट की जरूरत पड़ती है, याद करो। फिक्स पॉइंट वो मतलब जहां से एक्सिस पास हो रही है, एक एक्सिस है, एक फिक्स पॉइंट की जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि ये लैडर देखो रेस्ट पे ही है तो एवरी पॉइंट इज फिक्स्ड ऑन द लैडर, एक्चुअली हर पॉइंट फिक्स है, लेकिन फिर भी एक फिक्स पॉइंट हमको लेनी पड़ेगी, जो हम लोग सपोज क्या लेते हैं, ए ले लेते हैं फिक्स पॉइंट, बी भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको देखेंगे टॉर्क अबाउट ए इज जीरो, अबाउट ए जीरो मतलब ए इज अ फिक्स्ड पॉइंट, ओके। टॉर्क निकालने के टाइम पे एक फिक्स पॉइंट लेनी होती है, वो ए ले लेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो कंसीडर करो कि ए फिक्स पॉइंट है, या ऐसे मान लो कि ए से एक्सिस जा रही है, ये देखो ऐसे, दिस इज एक्सिस, ये जो पेन है ना ये एक्सिस है, अराउंड दिस एक्सिस हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, टोटल कितने फोर्सेस आपको इस बॉडी पे दिख रहे हैं? 4 फोर्सेस दिख रहे हैं, ठीक है, देयर आर 4 फोर्सेस। अब इसमें से कौन से फोर्सेस हैं जो एक्सिस के ऊपर ही लग रहे हैं? विच आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एक्सिस ओनली? बोलो, विच आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एक्सिस ओनली? नॉर्मल और फ्रिक्शनल। नॉर्मल में N1 की N2? N1 N1 और फ्रिक्शन जो है वो एक्सिस पर ही लग रहे हैं ना, दिस इज एक्सिस। तो इसलिए आपको याद होगा टॉर्क बनाने के लिए फोर्सेस जो है ना एक्सिस से अवे होने चाहिए, बट N1 और F एक्सिस पे लग रहे हैं ना, तो N1 और F कोई टॉर्क नहीं बनाएंगे, दे विल नॉट गिव एनी टॉर्क। सीधा जो टॉर्क बनाएगा वो mg बनाएगा। अच्छा mg दिख रहा है, mg का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस वो L है क्या, कि L शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है? वो बोलो खाली, mg को देखो और एक्सिस को देखो, दिस पेन इज एक्सिस, है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस Sir, L है। नहीं समझा क्या बोले आप? नहीं सर नहीं। अच्छा एक्सिस दिख रहा है, दिस पेन इज लाइक अ एक्सिस, ठीक है। ओके एक्सिस हमको चूज करनी पड़ेगी, तो ये जो पेन दिख रही है ना, पेन इज अ एक्सिस, एक्सिस इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ठीक है, वो मैंने लिखा है अबाउट ए, मतलब एक्सिस ए से जा रही है। तो mg फोर्स देखो, mg इज अ फोर्स, मुझे क्या करना है, मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है, टॉर्क है ना, तो टॉर्क के लिए याद है क्या करना होता है, फोर्स और एक्सिस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हम लोग वो लेते हैं, मूवमेंट आर्म लेते हैं ना, तो वो मैं बोल रहा हूँ कि वो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ mg फ्रॉम दिस पेन, इज इट L और L इज नॉट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? एल नहीं है। L शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थोड़ी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, देखो ये है ना। तो एक काम करेंगे, ये एंगल 53 डिग्री होगी, तो जैसे आपने बोला L इज नॉट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो टॉर्क की फॉर्मूला प्लीज याद रखो, ये होती है RF sin थीटा। तो R की जगह मैं L ले लूंगा, फोर्स की जगह मैं mg ले लूंगा, L इंटू mg, लेकिन R और F के बीच की एंगल भी लेनी पड़ेगी, तो L और mg के बीच की एंगल भी लेनी पड़ेगी, विच इज 53 डिग्री, साइन ऑफ 53 डिग्री। ये देखो ये हो गया टॉर्क विच इज प्रोड्यूस्ड बाय mg, ठीक है। अब टॉर्क में एक और होती है, देखो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होता है या तो क्लॉकवाइज होता है, वो जजमेंट लगानी पड़ती है। देखो सपोज ये एक्सिस है, mg ऐसे खींच रहा है ना लैडर को, ऐसे नीचे की तरफ खींच रहा है, तो mg इज ट्राइंग टू रोटेट द लैडर इन दिस डायरेक्शन, ऐसे ऐसे खींच रहा है ना mg, तो mg जो है ना वो क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। अगर तुम क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लेना चाहते हो तो फिर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑपोजिट होंगे। तो ये एक टॉर्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक और टॉर्क लेंगे, सी दिस N2, N2 देखो दिख रहा है N2, ये N2 है, ठीक है, ठीक है। N2 का N2 फोर्स ले लो
और ये एक्सिस है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ N2 और एक्सिस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 12 है क्या? और 12 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है? नहीं देखो N2 सर फोर्स N2 और एक्सिस। अरे मैं टॉर्क कैलकुलेट करना है तो एक्सिस और फोर्स के बीच का डिस्टेंस देखो ना, ये देखो, ये जो पेन है ना वो एक्सिस है और जो N2 फोर्स है ये, तो क्या इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो 12 है क्या? 12 कि 12 शॉर्टेस्ट तो नहीं है? क्या लग रहा है? नहीं, शॉर्टेस्ट तो नहीं है। तो काम करेंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप नहीं ले रहे हो, तो मैंने अभी बताया था ना RF sin थीटा लेते हैं, फिर वी हैव टू टेक RF sin थीटा। सो आर डिस्टेंस कितना लेंगे? 12 लेंगे, 12। फोर्स कौन सा लेंगे? फोर्स हम लोग N2 लेंगे। दोनों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, तो ये जो N2 है और जो L है, ये L N2, इनके बीच में जो एंगल है वो वाली एंगल लेंगे, ठीक है? ये फोर्स है ना, लाइक दिस, इनके बीच में ये एंगल है, देखो, दिस इज 12, दिस इज फोर्स, तो दोनों के बीच में क्या एंगल लेनी चाहिए? शॉर्टेस्ट एंगल ये वाली लेंगे ना, ये एंगल होगी 37 डिग्री, ये 53 है तो ये 37 होगी, तो वी हैव टू टेक साइन ऑफ 37 डिग्री, ठीक है? ये लेने के बाद ये ध्यान से देखो, अभी ये एक्सिस है और N2 ऐसे एक्ट हो रहा है ना, तो N2 विल ट्राई टू रोटेट द लैडर इन द एंटी क्लॉकवाइज है, N2 ऐसा रोटेट करने की कोशिश करेगा अबाउट दिस एक्सिस, N2 ऐसा घुमाएगा, तो इसलिए N2 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा। तो दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं, ये टॉर्क क्लॉकवाइज था तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है? दोनों टॉर्क है ना ऑपोजिट नेचर के, ठीक है? तो इसको अगर हमने प्लस ले लिया, इसको आप माइनस ले लो, ये हो गया नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, नेट टॉर्क मस्ट बी 0। थोड़ा समझो इसको प्लीज। तो टॉर्क कौन कौन बना रहा है? mg बना रहा है और N2 बना रहा है। ये फ्रिक्शन और N1 आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी टॉर्क बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन द एक्सिस, ठीक है? पहले इसको समझो अच्छे से और एक मिनट नोट कर लो, जो भी लिखा है आप नोट कर लो पहले। सर ये थोड़ा सा लास्ट का बताओ ना एक बार, शॉर्टी। हाँ, क्या बोल रहे हो? हेलो, ये हाँ क्या लास्ट बोल का रहे हो आप? वापस बोलो। सर, ये लास्ट का थोड़ा सा एक बार बता दो, ये वाला, टॉर्क के बाद का। ये वाला ना, ये वाला कि ये वाला? सर दोनों। दोनों। तो पूरा टाइम एक ही प्रॉब्लम में चला जाएगा, ठीक है? सुनो, ये जो ए पॉइंट है ना, सो जो ए पॉइंट से एक्सिस जा रही है, N2 ऐसे एक्ट हो रहा है, ठीक है? तो N2 और ए एक्सिस के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो ये है। तो आपको टॉर्क जब कैलकुलेट करते हो ना, टॉर्क में आपको ये लेना चाहिए, फोर्स N2 इनटू शॉर्टेज डिस्टेंस, लेकिन ये मैं नहीं ले रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये डिस्टेंस ले रहा हूं, ठीक है? तो क्या करो, इस डिस्टेंस को आप आगे एक्सटेंड करो ऐसे ऐसे, और फोर्स है, एक्चुअली में ये एंगल लेनी चाहिए, इट्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लेकिन क्या होता है, ये एंगल नहीं लेके अगर ये एंगल लिए, हेलो सर। सॉरी एक प्रॉब्लम आ गया बीच में, ठीक है? सो टॉर्क कैलकुलेट करने में आपको तकलीफ हो रही है ना, तो ये पॉइंट को, जो बॉटम पॉइंट है लैडर की, उसको एक्सेस ले लो, ये फोर्स है, डिस्टेंस ये लेना चाहिए, लेकिन हम लोग ने ये ले लिया 12, क्योंकि ये मालूम है 12 डिस्टेंस, तो ये एंगल है दोनों के बीच में। लेकिन अब एक चीज बता रहा हूँ, अगर ये थीटा हमको लेनी चाहिए तो ये 180 माइनस थीटा होगी, राइट?
ठीक है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा, ये मालूम होगा आपको। तो एक्चुअली में ये थीटा लेनी चाहिए, तो साइन थीटा लो या साइन ऑफ 180 माइनस थीटा लो, एक ही बात होती है। ये एंगल भी चलती है। कभी भी क्या करो, अगर दो एंगल का लीनियर पेयर बन रहा है ना, इफ देयर आर लीनियर पेयर ऑफ द टू एंगल, तो उस लीनियर पेयर में आप ये एंगल लो या ये लो, दोनों चल जाती है। ठीक है, तो मैंने ये ले ली, तो क्या लेंगे, फोर्स इज N2, डिस्टेंस आई विल टेक 12 और साइन ऑफ दिस 37 डिग्री आई विल टेक, बस वही किया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। पास इट ऑन दैट साइड, आपको क्या मिलेगा, L। देखो इस टर्म का आप उधर शिफ्ट कर लो। स्टूडेंट स्क्रीन और वॉइस क्लियर है ना? यस सर। अब देखो ये टर्म को आप इधर शिफ्ट करो, यू शिफ्ट दिस टर्म ओवर देयर। L, mg का वैल्यू मैंने 100 निकाला था पहले, याद करो। साइन 53, जेई के एग्जाम में, जेई और नीट में आपको 53 और 37 डिग्री जो दो एंगल है, 53 एंड 37, इन दोनों के भी साइन और कॉस मालूम होने चाहिए। नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूंगा अभी, लेकिन पहले देख लो। साइन 53 डिग्री लिखा है ना, इट इज 4/5 साइन 53, ये हो गया। ये माइनस वाला टर्म है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया लाइक दैट, सो इट विल बिकम प्लस ऑन द अदर साइड, 12 N2 into sin 37, sin 37 will is 3/5। ठीक है, देखो दोनों साइड से LL कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इट इज लाइक 400 डिवाइडेड बाय 6 विल बी द N2। देख लो ध्यान से, N2 कितना आएगा, 400 डिवाइड बाय 6, which is same as 200 divided by 3, and once you solve 200 divided by 3, it is 66.66 न्यूटन, इट्स N2। एक बार N2 मिल गया मतलब फ्रिक्शन भी मिल गया, N2 और फ्रिक्शन दोनों इक्वल होंगे। तो देखो N2 मिल गया, फ्रिक्शन मिल गया, और N1 ऑलरेडी हमको मिला था, N1 was mg, तो N1 was 100, सारे फोर्सेस मिल गए। देख लो, कुछ समझा? टॉर्क के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्या होता है, थियरी में आपने पढ़ लिया कि टॉर्क इज गिवन बाय R into F, लेकिन आप लगा नहीं पा रहे हो टॉर्क इक्वल R into F फॉर्मूला। R परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, मैंने आज भी बताया, वो नहीं है, कोई दूसरा डिस्टेंस ले रहे हो तो फिर RF साइन थीटा लेना होता है। इतनी बात याद नहीं हो रही आपको? क्लियर विद दिस क्वेश्चन? सॉल्यूशन नोट कर लो अगर करना है तो जल्दी। ओके, आज मेरा मेन टारगेट है कि टॉर्क आपको क्लियर होना चाहिए, टॉर्क के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डू। ठीक है, कंप्लीटेड। अमन कुमार बोल रहा है कि कुछ जेई एडवांस का क्वेश्चन दिया था। कौन सा जेई एडवांस का दिया था भाई मैंने? मुझे याद नहीं आ रहा, आप बोलो। सर हाँ? एक सर 7 डिक्स वाला। हाँ हाँ हाँ, वो दिया था ना, वो हुआ क्या? सर आया बट श्योर नहीं है। आया बट श्योर नहीं है, क्या आंसर मिला तुमको? सर 31/6 mr²। नहीं, राइट तो नहीं है, इट इज रॉन्ग आंसर। ठीक, अच्छा अच्छा, जब वो बाकी है ना, वो करा दूं अभी मैं? यस सर। ठीक है, एवरीबॉडी प्लीज सी, लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन आपको बोला था ट्राई करने के लिए। ये 3 ऐसे डिस्क थी, ऐसा कुछ था, याद है? हाँ, ये जो सेंट्रल डिस्क है, ये इसका O दिया था और यहाँ पर P पॉइंट था। All disks were having same mass and same radius. We want to calculate moment of inertia of this entire system about P point. पहले हम लोग क्या करेंगे पता है? We will try to calculate moment of inertia of this entire system about O point. O से फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि O सेंटर ऑफ मास है पूरे सिस्टम का। O बीच की पॉइंट है ना एकदम, O से सेंटर ऑफ मास ऑफ एंटायर सिस्टम। तो पहले O पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे, फिर O के बाद हम लोग P पे निकालेंगे यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सपोज एक्सिस O से जा रही है, फिर एक्सिस P से जा रही है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा उसमें। पहले O पे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो, इस सातों डिस्क को मैं नेम दे देता हूँ। जो सबसे मिडिल वाली डिस्क है उसको नेम देता हूँ 1,
बाकी डिस्क है 2 3 4 5 6 7, अंदर वाली डिस्क फर्स्ट है। तो पहले हम लोग ये निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट डिस्क अबाउट O पॉइंट। तो सी द O पॉइंट एंड सी द फर्स्ट डिस्क। फर्स्ट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr²/2 ही होगा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फर्स्ट डिस्क अबाउट O पॉइंट क्या होगा? mr²/2 ही होगा, जो डिस्क का होता है। अच्छा, अभी सेकेंड डिस्क ले लो, सेकेंड डिस्क का निकालेंगे हम लोग। अभी ये कैलकुलेट करना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड डिस्क अबाउट O, मतलब O पॉइंट से एक्सिस जा रही है उसके लिए। तो देखो जो सेकेंड डिस्क है ना, सेकेंड डिस्क का जो सेंटर है, दिख रहा है? सेकेंड डिस्क का जो सेंटर है, लेट्स से वो C है, सेकेंड डिस्क का जो सेंटर है वो C है। तो अबाउट C अगर आप निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड डिस्क अबाउट C निकालेंगे, तो वो मैं लिख रहा हूं IC अबाउट C प्लस mh² करेंगे, देन यू विल गेट अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड डिस्क अबाउट O। देखो सेकेंड डिस्क के लिए ये जो O पॉइंट है ना, ये वाली O, वो ऑर्डिनरी पॉइंट है, और सेकेंड डिस्क के लिए जो C है वो सेंटर ऑफ मास है ना। तो ये मैंने लगाया। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड डिस्क अबाउट C पॉइंट? C इट विल बी mr²/2 प्लस m। h इज याद है, h दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता है, तो ये डिस्टेंस लेंगे ना, कितना? आई थिंक ये 2r होगा, 2r। यस, आकांक्षा इज करेक्ट, ठीक है। सो दिस 4mr², ये देखो 4mr² प्लस हाफ mr² है, सॉल्व कर सकते हो ना, इट विल बी 9/2 mr² आएगा। ये क्या है पता है? इट्स अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओनली सेकेंड डिस्क, हाँ, लेकिन अबाउट O पॉइंट। याद रखो O पॉइंट जो है ना, वो ऑर्डिनरी पॉइंट है सेकेंड डिस्क के लिए। सेकेंड डिस्क के लिए जो ये C है वो उसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो पहले एक्सिस थ्योरम से किया, जैसे आपने सेकेंड डिस्क के लिए किया पता है, वैसे ही थर्ड डिस्क के लिए भी होगा, वैसे ही फोर्थ डिस्क के लिए होगा, बाकी डिस्क के लिए भी वही करेंगे सेम। तो कितनी ऐसी डिस्क है? टोटल 6 डिस्क आ जाए ना, तो इसलिए 6 डिस्क के लिए यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ऐसी 6 डिस्क के साथ होने वाला है। तब एक करो, इट्स 9 into 6 which is 54, 54/2 that is 27। तो ये पता है क्या है? ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल 6 डिस्क। अब क्योंकि मैंने into 6 कर दिया ना, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 6 डिस्क अबाउट O पॉइंट। और ये जो था यार पहले वाला, ये इट्स अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेवेंथ डिस्क, जो ये अंदर वाली डिस्क है, अबाउट O पॉइंट। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये वाली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों को ऐड अप करेंगे हम लोग, ये दोनों, दैट विल बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द 7 डिस्क अबाउट O पॉइंट। ये दोनों आप ऐड कर सकते हो ना, 27 mr² प्लस हाफ mr²। इट विल कम 55/2 mr², 55/2 आएगा, ठीक है। देखते जाओ, लास्ट में आपको चाहिए तो मैं नोट करने को दे दूंगा। 55/2 mr², ये है ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल 7 डिस्क्स अबाउट O पॉइंट। लेकिन मुझे अबाउट O पॉइंट थोड़ी निकालनी है, मुझे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P पॉइंट निकालनी है, ठीक है। I got the moment of inertia of all 7 disks about O point. Now I want to find about P point. एक बात है, ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कौन सा है? O है ना। और सिस्टम, पूरे सिस्टम के लिए P क्या है? P is ordinary point. तो पहले एक्सिस थ्योरम ऐसा लगेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P is equal to मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O प्लस mh²। ये देखो, O is like a center of mass of entire system, P is like an ordinary point for the entire system। ये थ्योरम मैं पूरे सिस्टम के लिए लगा रहा हूं। तो ये जो M है, मास, मास भी तो पूरे सिस्टम का लेंगे ना, कि खाली एक डिस्क का मास ले लूं मैं? पूरे सिस्टम का, दैट इज दिस मच 7m। यहां पर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, स्टूडेंट खाली m लिख के आते हैं, 7m आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला पूरे सिस्टम पे लगा रहे हो। तो दिस IO is what? It's a moment of inertia of the system about O point। O उसका सेंटर ऑफ मास है, वो ये है 55/2 mr² प्लस 7m। H is a distance between O point and P point।
O और P पॉइंट के बीच में देखो 2r डिस्टेंस ही है फिर से, ये देखो। तो आई थिंक इट इज 4 into 7 28 mr square plus 55/2 mr square। 2 LCM ले लो, 2 into 28 will be 56। 56 plus 55 it will be 111 mr square। ये है आंसर। It's a moment of inertia of entire arrangement about P point। एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लिकेशन होगा ना, यू कांट एक्सपेक्ट एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन डालेंगे एडवांस में। ये है देखो, कुछ कंफ्यूजन है तो आप थोड़ा देख सकते हो, ठीक है, कुछ नोट करना है तो कर लो। ठीक है, अब समझा? ओके ठीक है, सो आंसर इज 111 mr square by 2। दिस वे यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, चलो हम लोग आई थिंक टॉर्क डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग टॉर्क आई थिंक। ठीक है, टॉर्क में आगे बढ़ते हैं। टॉर्क के बाद मैंने आपको 3 इक्वेशंस भी आपको बता दी। ठीक है, टॉर्क पे एक और टॉपिक आता है टॉर्क के अंदर ही, विच इज कॉल्ड टॉपलिंग। इट कम्स अंडर टॉर्क ओनली, टॉपलिंग। ठीक है, टॉपलिंग भी थोड़ा बता देता हूँ आज। ओम पांडे माइक ऑफ करो। जब भी माइक ऑन होता है किसी का, पीछे ना कोई बात करता होता है। ठीक है, पता नहीं आप घर पे करते क्या हो, साइलेंट रूम में बैठ के अपना देखने का ना लेक्चर, लगता है हॉल में बैठ के सब लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, सब नॉइज आ रहा है आसपास। ठीक है, आपकी गलती नहीं है ओम, हर दिन 2-3 लोग होते ही हैं ऐसे। ठीक है, सबको बोल रहा हूँ मत करो ऐसा। ठीक है, टॉपलिंग पे आते हैं स्टूडेंट। टॉपलिंग क्या होता है देखो, अगर सपोज ये कबर्ड है, टॉपलिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू टॉर्क ओनली, सो वी आर डिस्कसिंग। सपोज ये कबर्ड है, ठीक है, कबर्ड पे अगर आप फोर्स लगाओगे ऐसे, तो ऑब्वियसली कबर्ड आगे स्लाइड होगा, कबर्ड विल स्लाइड। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने फोर्स काफी ऊपर लगाया कबर्ड के, इफ यू हैव अप्लाइड दिस फोर्स क्वाइट अपवर्ड्स, तो कबर्ड स्लाइड होने की जगह रोटेशन चालू कर देता है और कबर्ड ऐसे टिल्ट हो जाता है ऐसे ऐसे, और फिर गिर भी सकता है अगर आपने संभाला नहीं इसको। ऐसा हो सकता है स्टूडेंट कबर्ड ऐसे पलट के गिर गया, पॉसिबिलिटी है अगर आपने फोर्स काफी ऊपर लगाया और पलट के गिर गया। इज इट? यस सर। हाँ, इस रोटेशन को एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, इफ वी गो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मतलब ये रोटेट हुआ है एक्चुअली। ये देखो, ये ए पॉइंट है, अबाउट ए पॉइंट ये रोटेट हो गया एक्चुअली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टॉपलिंग, इस पलटने को टॉपलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये यूजुअली कब होगा, जब आप फोर्स अपवर्ड लगाओगे कबर्ड के ऊपर, अपवर्ड की डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब नीचे लगाओगे फोर्स काफी, तो होगा। ज्यादा नीचे लगाने पे ये नहीं पलटेगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो आज पता है मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है कि सबसे पहले ये पलटता क्यों है, व्हाई डज इट रोटेट्स। उसके बाद ये फाइंड करना है कि ये कितने डिस्टेंस तक अगर मैं फोर्स लगाऊं, कितने डिस्टेंस तक, ये देखो डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस तक ये नहीं पलटेगा, और किस डिस्टेंस के बाद अगर मैं फोर्स लगाऊं तो पलटेगा। आपने बोला ना नीचे फोर्स लगाओगे, थोड़ा नीचे की तरफ तो नहीं टॉपल होता है, इट डज नॉट टॉपल, ऊपर लगाने पे टॉपल होता है। तो कितने डिस्टेंस तक ये टॉपल नहीं होगा, मुझे वो सब फाइंड करना है, समझा? इसको बोलते हैं टॉपलिंग। सो टॉपलिंग में स्टार्ट करो मैथमेटिकली, इसको कैसे करेंगे, सी इट। ठीक है, ठीक है, आ गया। देखो सपोज ये कबर्ड है या कोई भी बॉडी है, इसको फिलहाल रेक्टेंगुलर बॉडी ले लेते हैं। तो इसका जो ये डिस्टेंस है ना, ये सपोज ए है, और ये जो डिस्टेंस है वो बी है, इसके साइड्स ए और बी है। ध्यान से डायग्राम देखो खाली। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे मैं समवेयर कहीं पे फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, ये देखो,
समवेयर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। अब फोर्स कितने डिस्टेंस पे मैं लगा रहा हूँ इधर से, सपोज मैं x डिस्टेंस पे लगा रहा हूँ, x पे, ठीक है। ये फोर्स मैंने लगाया, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको याद होगा नीचे ग्राउंड पे फ्रिक्शन भी एक्ट होता है, दिस वे फ्रिक्शन विल एक्ट। टॉपलिंग को समझो अच्छे से, पर्टिकुलरली नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस साल तो जेई एडवांस का जो पहला क्वेश्चन था, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस्ड, वो टॉपलिंग के ऊपर था इस साल का। ठीक, तो जेई के लिए तो बहुत फेवरेट टॉपिक है उनका ये, नीट में भी आता है ये। ठीक है, ठीक है। तो फ्रिक्शन देखो ऐसा है, देखो दिस इज फ्रिक्शन, ठीक है। एक अज्यूम करते हैं, ध्यान से सुनो, एक अजम्पशन लेते हैं कि सपोज फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है, फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि अभी इसका मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, स्लाइडिंग इज नॉट स्टार्टेड, ये फ्रिक्शन सफिशिएंट है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, काफी अच्छा खासा फ्रिक्शन है, तो इसलिए स्लाइडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस आपको दिख रहे हैं। एक बात बताओ स्टूडेंट, मैं अभी बोल रहा हूँ स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, इट इज नॉट स्टार्टेड, तो इज इट ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे क्या, एंड दे विल कैंसिल ईच अदर, डू यू फील? Yes, Yes. sir. So can I say ये जो हमारा applied force है, capital F will be equal to the small f which is friction, ये दोनों इक्वल होंगे। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ये सेंटर ऑफ मास है कबर्ड का, यहां से हम लोग mg को ऐसे शो करेंगे, दिस इज mg, और आपको याद है ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन भी मिलता है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। ये दोनों भी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, n ऑलवेज बैलेंसेस mg, ठीक है। तो मैं ये भी लिख देता हूँ, ठीक है, ओके, n बैलेंसेस mg, लेकिन मतलब टोटल फोर्सेस तो जीरो हो गए, लेकिन अब ध्यान से देखो, ये जो आपने बोला दिस अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन कैंसिल ईच अदर, बट डू यू फील दे आर मेकिंग अ कपल, कपल बना रहे हैं क्या, दे आर लाइक दिस? Yes, sir. Yes, yes. कौन कपल बना रहा है, कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ मेक्स अ कपल। कपल से रोटेशन होता है कि ट्रांसलेशन मोशन होता है कपल से? Rotation. ठीक, हाँ, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होगा, कपल प्रोड्यूसेस टॉर्क, टॉर्क से रोटेशन होती है, तो टॉर्क कितना होगा पता है? टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल की फॉर्मूला है, आप इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो मैं कैपिटल एफ ले लेता हूँ, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है क्या, तो f इंटू एक्स करो, दैट इज अ टॉर्क प्रोड्यूस, ठीक है। और ध्यान से देखो कपल ऐसा एक्ट हो रहा है, देखो ऐसे, सो इट विल ट्राई टू रोटेट दिस एंटायर सिस्टम क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऐसे क्लॉकवाइज, Clockwise. तो ये क्लॉकवाइज कपल है, तो उसको मैं इधर लिख देता हूँ, क्लॉकवाइज ये रोटेशन ट्राई कर रहा है। तो अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, सब आप इसमें कुछ करोगे नहीं, तो ये तो रोटेशन हो जाना चाहिए, लेकिन आपने देखा है रोटेशन इतना इजीली नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ये कपल बनता है ना, तो एन जो है ना, एन इज अ नॉर्मल रिएक्शन, एन नॉर्मल रिएक्शन है, वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, एन थोड़ा राइट साइड खिसक जाता है, इधर एडजस्टमेंट करने के लिए एन इधर आ जाता है, और उससे क्या होगा, अगर सपोज एन इधर शिफ्ट हो गया, लेट्स से एन शिफ्टेड हियर, तो पता है ये एन जो है ना वो भी एक कपल बनाएगा, सी दिस नाउ, ये एन और mg को देखो, लुक एट एन एंड mg, विल दे प्रोड्यूस वन अगेन वन कपल, क्योंकि n और mg आपस में इक्वल है, n एंड mg आर ऑलरेडी इक्वल, बट दे आर नाउ अवे फ्रॉम ईच अदर, देखो ऐसे, वो भी क्या बनाएंगे, कपल, n और mg मिलके भी एक कपल बनाएंगे, और वो कपल एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो पहले वाले कपल को कैंसिल करने के लिए दूसरा वाला कपल बनता है n और mg का, ठीक है, इट हैपेंस। हेलो बस सर, एक याद रखो, बस एक इतना याद रखो कि पहले कपल को कैंसिल करने के लिए दूसरा कपल बन गया, किसका, n और mg का एक कपल बन गया, ठीक है। कपल कपल कैंसिल ईच अदर, तो बॉडी रोटेट नहीं होगी। अब ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, अगर ये जो अप्लाइड फोर्स है इसको मैं ऊपर लेता जाऊं, ऊपर लेता जाऊं, तो इज इट x विल इंक्रीज, x बढ़ते जाएगा, तो x बढ़ेगा ना, ये देखो x बढ़ेगा, तो ये टॉर्क भी बढ़ेगा, ठीक है, तो टॉर्क भी बढ़ेगा उसका, एज यू इंक्रीज x दिस टॉर्क विल इंक्रीज, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये जो दूसरा कपल है, वो कपल को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, तो फिर ये n जो है ना, n राइट साइड शिफ्ट करना चालू करता है, एज यू मेक दिस फोर्स अपवर्ड, जिस जैसे आप इस फोर्स को ऊपर लोगे, x बढ़ेगा, कपल बढ़ेगा, तो ये दूसरा वाला कपल भी बढ़ना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे n भी अपने आप शिफ्ट होना चालू हो जाता है,
बट टेल मी वन थिंग, एन शिफ्ट होते होते, सपोज एन शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट होते यहां तक आ सकता है एन, यहां तक ए पॉइंट तक आ सकता है, ए पॉइंट के आगे जा सकता है क्या एन की वैल्यू? एन की वैल्यू कबर्ड के बाहर जा सकती है क्या? नहीं। नहीं। हाँ, तो एन मैक्सिमम यहां तक आ सकता है, बराबर। तो एक बात, अगर सपोज एन यहाँ पे आ गया, मैक्सिमम इतना हो सकता है। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एम जी एंड द एन? नाउ एम जी और एन के बीच में ये डिस्टेंस कितना होगा? a/2। हाँ, तो पता है जो मैक्सिमम टॉर्क बन सकता है ना, मैक्सिमम टॉर्क कितना बन सकता है? इट विल बी एन इंटू a/2। फोर्स इंटू डिस्टेंस लेना होता है, ये हो गया टॉर्क। ये पता है मैक्सिमम टॉर्क है जो बन सकता है, n इंटू a/2। यहां पर सपोज टॉर्क बन रहा है f इंटू एक्स, यहाँ पे टॉर्क में पता ना f इंटू एक्स होगा, तो f इंटू एक्स इज वन टॉर्क, n इंटू a/2 इज अनदर टॉर्क। अगर सपोज मान ले ये दोनों इक्वल भी हैं, चलो थोड़ा सपोज एक इंस्टेंट पे दोनों इक्वल हैं, तो भी कबर्ड मूव नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा। लेकिन अभी इसके बाद अगर आपने x को और इंक्रीज किया, इफ यू इंक्रीज दिस x फर्दर, फोर्स को और ऊपर लिया, तो क्या होगा पता है? ये जो fx वाला टॉर्क है ये और बढ़ेगा, as you increase x this will increase, but ये जो दूसरा वाला टॉर्क है n into a/2 वाला, it cannot increase further, और फिर टॉपलिंग चालू हो जाएगी, तो ये कबर्ड ऐसे पलटना शुरू कर देगा। ठीक है, तो पलटने की स्टार्टिंग कब होगी? जब आप इस पॉइंट के आगे अब x को और इंक्रीज करोगे, सो यू कैनॉट इंक्रीज x बियॉन्ड दिस वैल्यू, तो इसलिए आपको यहाँ से x max मिल जाएगा। ठीक है, सो ये है x max की वैल्यू जो यहां से मिलेगी। अब देखो इसमें n को मैं mg लिख सकता हूं, इसको a/2 लिख सकता हूं, f को नीचे पास करो, f अप्लाइड फोर्स है, राइट? लेकिन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें स्मॉल f लिख दिया इसको x। स्टूडेंट ये मैक्सिमम x है जब तक आप फोर्स लगा सकते हो, इससे आगे गए तो ये पलट जाएगा, इस x के आगे आप गए तो mg इंटू a/2 इंटू स्मॉल f। चलो लास्ट एक चीज, x की वैल्यू mg इंटू a/2, ये f क्या है? फ्रिक्शन है ना। ठीक है, फ्रिक्शन को अगर आप ऐसा लिखोगे म्यू इंटू एन करके, ठीक है, ठीक है, कभी कभी ऐसा किया जाता है, फ्रिक्शन को आप लिखोगे म्यू इंटू एन करके, एन विल बी mg, तो mg कट भी हो सकता है, बट नॉट गारंटी एवरी टाइम, डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम। फॉर्मूला बन रही है mga डिवाइड बाय 2 इंटू फ्रिक्शन। ठीक है, ये x की वैल्यू है। ठीक है, इतने तक आप x ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये जो फाइनल फॉर्मूला लास्ट में बन रही है x की, वो याद करने की जरूरत नहीं है, नो नीड। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्योंकि हर बार वो थोड़ा घुमा के कुछ पूछते हैं। ठीक है, एवरी टाइम दे आस्क बाय चेंजिंग इट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट याद मत करो, मतलब फॉर्मूला याद मत करो, कॉन्सेप्ट समझ के लो। ठीक है, तो दिस टॉर्क इज f इंटू एक्स एंड अदर टॉर्क इज n इंटू a/2। ठीक है, n इंटू a/2 से ज्यादा नहीं बनेगा, और ये fx जो है जब ये दोनों इक्वल होंगे, इसके बाद टॉपलिंग स्टार्ट हो जाती है, इसके बाद ये कबर्ड जो है वो ये fx के डायरेक्शन में ऐसे घूमना शुरू कर देगा ऐसे। ठीक है, दिस हैपेंस, समझा? तो फॉर्मूलास नोट कर लो, बट कॉन्सेप्ट मेन है, फॉर्मूला याद करके कुछ नहीं होगा। सर वो n शिफ्ट कैसे होता है? एन नॉर्मल रिएक्शन है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन अपने फिजिक्स में आपको शायद ये मालूम नहीं है, 11th में ये सब होता है। जो एन है ना नॉर्मल रिएक्शन, वो बहुत ही एडजस्टेबल होता है, बहुत ही बेचारा कोऑपरेटिव है। तुम जहां चाहिए उसको, मतलब वो बॉडी को स्टेबल रखने के लिए, बॉडी को रेस्ट पे रखने के लिए जितना हो सकेगा अपना पूरा ट्राई मारता है। वो नहीं ट्राई नहीं कर पाता है तो बॉडी घूमना शुरू करती है। देखो फॉर एग्जाम्पल, जब तुम ग्राउंड पे खड़े हो, सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, तो ग्राउंड पे आप जो फोर्स डालते हो, ठीक है, वो आपका mg के इक्वल होता है, उतना फोर्स डालते हो, तो ग्राउंड भी नॉर्मल रिएक्शन देता है। n और mg इक्वल होते हैं जब आप ग्राउंड पे खड़े होते हो। ठीक है, अब आप क्या करो, अपना एक पैर ऊपर उठा लो, एक पैर आप थोड़ा ऊपर उठाओ, या आप सपोज ऊपर किसी चीज को आपने पकड़ लिया, ग्राउंड पे कम फोर्स डालो तो नॉर्मल रिएक्शन भी कम हो जाता है। इट्स डिपेंड, आप कैसे अपने आप को चेंज करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन भी चेंज होगा। एनी हाउ नॉर्मल रिएक्शन अपने आप को आपको रेस्ट पे रखने की कोशिश करेगा, एडजस्टेबल फोर्स होता है, इट कैन शिफ्ट हियर एंड देयर। ठीक है, सर यहाँ पर कैसे चेंज हो रहा है वो? एक इमेजिन करे, काम करे, इमेजिन करे कि कबर्ड ऐसा हो चुका है, टेल मी ऐसा। अब क्या बोलोगे, नॉर्मल रिएक्शन इधर ए से ही पास हो रहा है, क्या बोलोगे यहाँ से पास हो रहा है? ये वो कॉर्नर से। n1 सही है कि n2 सही है? n2। हाँ, तो एक्चुअल में जब कबर्ड ऐसे रेस्ट पे था, जब कबर्ड इधर था, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है मिडिल पॉइंट से पास हो रहा था।
तो अभी यहाँ पे कैसे हो गया कि कांटेक्ट, आप बोलोगे सर कांटेक्ट पॉइंट है इसके लिए, कांटेक्ट से ही पास होगा, लेकिन हाँ। सीधा इधर से इधर जंप नहीं करता है, स्लोली स्लोली इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग स्लाइटली। ओके, स्लाइटली शिफ्ट होता है, जब टॉपलिंग स्टार्ट हो जाती है तब वो यहाँ से पास होता है ऑलमोस्ट। एन के लिए कहा जाता है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, एन और फ्रिक्शन दोनों एडजस्ट करते हैं एक दूसरे को, वो यहाँ वहां शिफ्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी, वो स्टेबल रखने के लिए इधर उधर शिफ्ट होते हैं। ठीक है, ओके सर, समझा के थैंक यू। थोड़ा ध्यान में रखना होगा ये चीज को। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, समझा? फर्स्ट पेज दिखाओ ना एक बार। फर्स्ट पेज हेलो हेलो कौन सा? सर। ये हाँ हाँ सर। ठीक है, ये हमें मैंने टॉर्क के बारे में समझाया था। तो स्टूडेंट टॉर्क आज थोड़ा मैंने क्लियर किया और टॉपलिंग भी किया। अगले लेक्चर में मैं एंगुलर मोमेंटम कराऊंगा मोस्टली। सर एक बार टॉपलिंग से छोटा सा एक बार फिर से रिपीट करो ना, कपल